हेलो बच्चों। आज बच्चों हम जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमने चैप्टर किया था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला था अब आगे अभी कुछ दिन नेक्स्ट चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। अभी पुराना जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ये सब करेंगे। तो आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अटेंटिव हो जाओ बच्चों, अटेंटिव हो सभी। यस। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ा जा रहा है ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। कोई बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो रोल करके ग्राउंड के ऊपर चल रही है। लेवल ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड है। लेवल ग्राउंड मीन्स प्लेन ग्राउंड, उबड़ खाबड़ नहीं है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी देर चलने के बाद बॉल अपने आप रुक जाती है। तो बॉल स्टॉप्स ड्यू टू द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप, धीरे धीरे स्लो होके स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप होती है? अब इन चार में से एक आंसर देना है। क्यों बॉल स्टॉप होती है? द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, या वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, सर ऑप्शन सी। या देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल। ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, सी इज द आंसर। क्यों है? कौन सी फोर्स होती है वो? द फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कौन सी फोर्स होती है तो बता सकते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड दी ग्राउंड, जिसके ऊपर वो बॉल ट्रेवल कर रही है। तो बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के, और ये याद रखो कुछ चीजें हैं मैं तुम्हें बार बार इसलिए बताता हूं ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, तो पता होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज opposite to the direction of motion। जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है उसके ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, और इसके कारण वो बॉल रुक जाएगी धीरे धीरे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रोल्स और रोल डाउन ए हिल। हिल जैसे स्लोप होता है तो तुम रेस्ट से चला, नीचे चलता चला जा रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है हमेशा constant acceleration means that the velocity is changing मतलब इंक्रीज डिक्रीज होना, इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट टाइम में एक फिक्स अमाउंट, दो अगर थोड़ी जितनी बढ़ रही है वो हर इंटरवल में, टाइम इंटरवल में उतनी ही बढ़ेगी हर बार। ओके, तो यूनिफॉर्मली वो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर ट्रेवल करती है 20 सेकंड में। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो पहले तो निकालना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी
ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी को हम जो है u से लिखते हैं, है ना, इक्वल्स टू स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, हमेशा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए बड़े ध्यान से उसको पढ़ना है, जल्दबाजी में करोगे तो हर वर्ड का मीनिंग होता है। देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहीं से हो गया 0। ओके, अब वो कितना ट्रेवल्ड 20 सेकेंड्स में 400 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s इज इक्वल टू 400 मीटर इन टाइम, कितने टाइम में, 20 टाइम seconds. इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ओके, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, पहला क्वेश्चन तो ये है। ओके, अब एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, वी नो हमें वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल और डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो वी नो दैट, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, v इज इक्वल टू u प्लस at नहीं कर सकते क्योंकि वहां फाइनल वेलोसिटी चाहिए। S is equal to ut plus half हाँ, at square. तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फाइनल वेलोसिटी जिस फार्मूले में आती है वो नहीं यूज कर सकते। सिर्फ एक ही बचता है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती है, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ नहीं मालूम। तो हम ये वाला यूज करेंगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसमें फाइनल वेलोसिटी इस फार्मूले में नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर s की जगह पे मैं 400 लिख सकता हूँ, मीटर्स में है, इज इक्वल टू u इंटू 20 प्लस हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 है, और ये हो गया 20 इंटू 20 बाई 2a, ये 220 10 हो गया, तो ये हो गया 200a। सो a इज इक्वल टू हो गया 400 अपॉन 200 इज इक्वल टू 2 मीटर, यूनिट हमेशा लिखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया एक्सेलरेशन निकालने का। अब आगे क्या बोलते हैं, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, अगर उसका मास 7 टन है, तो फोर्स का हमें मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ma mass into मास acceleration. इनटू एक्सेलरेशन। मास है 7 टन, 7 टन का मतलब क्या होता है, 7 टन मीन्स 1 टन 1000 kg होता है, ठीक है। और 7,000. तो मास इज इक्वल टू 7 टन्स को टी कैपिटल टी भी लिख देते हैं, टन्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कैपिटल टी का मीनिंग भी 7 टन्स होता है। तो ये इंटू 1000 kg दिया भी हुआ, 1 टन इज 1000। एक्सेलरेशन हमें यहाँ मालूम है, मास ये है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू 7000 14,000 Newton. टू 2, तो ये हो गया 14,000 यूनिट होती है Newton. फोर्स की ऐसे सिस्टम में न्यूटन्स। तो न्यूटन फोर्स यूनिट होती है ऐसे सिस्टम में फोर्स की। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 8000 kg कोई इंजन का वेट है, तो इसमें क्या है, वेट ऑफ इंजन, वेट ऑफ इंजन 8000 kg है, और ये पुल करती है ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg। तो पहले यहां से लिख लेते हैं, वेट ऑफ इंजन कितना है, 8000 kg, और टोटल वेट ऑफ 5 वैगन्स। बच्चों कभी कभी ना वेट वर्ड लिख देते हैं मास की जगह पे, बेसिकली ये मास ही है। ये जो वेट वर्ड लिखा हुआ है ना, बेसिकली m इंटू जी नहीं है, क्योंकि वेट का हमें मालूम है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, पर यहां तो लिखा है केजी, तो ये बेसिकली वेट नहीं है, ये मास ही है, पर वो लिख देते हैं कभी कभी लूज वर्ड्स में। तो 5 वैगन का टोटल वेट कितना होगा, एक का 2000 है, तो 5 इंटू 2000 मतलब 10,000 kg।
10,000 kg टोटल वेट है 5 वैगन्स का। ओके, अब क्या कहता है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन ने फोर्स लगाई, चलना, इंजन को ट्रेन चलानी है तो उसने 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाई, और ट्रैक जो है 5,000 न्यूटन फ्रिक्शन दे रहा है। तो फोर्स तो लगी 40,000 की और फ्रिक्शन है 5,000, तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स ऑफर्ड बाय द इंजन। मैंने क्या बोला था कि फ्रिक्शन हमेशा ऊपर बोला था, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और फोर्स लग रही है, किधर लग रही है? फोर्स उधर ही लगेगी जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो नेट फोर्स ऑफर्ड बाय इंजन क्या हो जाएगी? 40,000 माइनस 5,000, क्योंकि 35,000 न्यूटन। 35,000 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है क्या कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 40,000, तो 40,000 और 5,000 दोनों फोर्स ऑपोजिट होंगी, और नेट फोर्स इज 35,000। देन कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी हुई बच्चों? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब नेट फोर्स कितनी है जिससे वो इंजन चल रहा है या ट्रेन चल रही है, तो यही 35,000 नेट, ये जो नेट फोर्स आई थी ऊपर, यही 35,000। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो हमको मालूम है, वी नो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। नेट फोर्स हमें मालूम है 35,000। अच्छा हाँ, अब एम क्या होगा यहाँ पे? मास। ये मास, ये जो फोर्स लग रही है, इससे क्या हो रहा है? इंजन भी चल रहा है और 5 वैगन भी चल रहे हैं। तो टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या होगा यहाँ पे? यहाँ एम क्या है? एम इज टोटल मास ऑफ ट्रेन। टोटल मास ऑफ इंजन प्लस वैगन्स, 5 वैगन्स, जो 5 डिब्बे हैं उसके, 5 वैगन्स, ये एम है हमारा। ये इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? ये होगा 8,000 इंजन का वेट है और 10,000 5 वैगन का है, तो ये होगा 8,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया 18,000 kg। तो ये वेट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मास है, इसलिए मैंने तो मास ही लिख दिया। चलो कोई नहीं। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो फोर्स एफ दी हुई है 35,000 इज इक्वल टू मास 18,000 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000। 3 0 कट गई, तो ये आ गया 35/18। तो 2 से थोड़ा कम आएगा, 35 36 होता तो 1.94। तो ये कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.9 जो भी। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट 1.94 मीटर पर सेकेंड। ओके 1.94 आ रहा है, तो लिख देते हैं। तो आंसर है 1.94। एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे समझो, एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसी लाइन में ऑपोजिट है, ऐसे मूव कर रहा है।
दोनों का मास कितना है 1.5 kg, इसका भी मास कितना है 1.5 kg। ठीक है बच्चों, एक दूसरे, अब वो जब एक दूसरे के ऑपोजिट कोई चीज चलेगी तो बीच में जहां मिलेंगे आपस में उनके बीच में क्या होगी, टक्कर हो जाएगी ना, दे विल एक दूसरे को टकराएंगे। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो इसको मैं ये ऑब्जेक्ट को m2 ये लिख देता हूँ, इसको m1v1 लिख देता हूँ, है ना। ये ऑब्जेक्ट 1 है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 1 ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट है, ऐसे मानते हैं। ओके, तो आपस में कोलाइड करने से पहले दोनों चल रहे हैं 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब और फिर क्या होता है, अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अच्छा, बट अब दोनों जो है आपस में टकराए और जुड़ गए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद। तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। इनिशियल मोमेंटम, अगर दो बॉल्स हैं आपस में टकराई, हमने किया भी था, तो उनका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ देयर फाइनल मोमेंटम। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन है तो सीधा मोमेंटम की बात हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1, पहली बॉल का क्या होगा, इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m1 minus v1। m1 v1। तो m1 कितना है 1.5 इंटू वेलोसिटी 2.5। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 कितना होगा m2 v2, ये भी वही है 1.5 इंटू 2.5। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम 3v। टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया 1. अच्छा, 1.5 इंटू 2.5 अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आता है बच्चों, अगर करना है तो कर लेते हैं। तो ये होगा अपॉन 10 करें, अपॉन 10 करें, डेसिमल हटा दें तो 2, 5, 2, 3, तो ये हो गया 15/4, और ये भी होगा दूसरा भी 15/4। तो ये हो गया 15/4 प्लस 15/4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/2। तो ये आ गया इनका टोटल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में, अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, अब देखो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है। यहाँ आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में जुड़ गए, स्टिक टुगेदर, ये लिखा है ना स्टिक टुगेदर। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, द m2 बॉल्स स्टिक टुगेदर, दोनों बॉलें आपस में जुड़ गई। सो टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉल जुड़ गई तो उनका टोटल मास आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, जुड़ गई तो मतलब 3 kg। और लेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू v। तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा,
तो फाइनल मोमेंट, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ दी टू बॉल्स क्या होगा? 3 इंटू वी, 3v मास इंटू वेलोसिटी। तो हमें मालूम है नीचे, वी नो, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। वी नो दैट इनिशियल मोमेंट तो पहले इसको नंबर दे देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ओके, अब तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 15/2 है, टोटल इनिशियल मोमेंटम लिख देते हैं इज इक्वल टू 3v और v इज इक्वल टू 15/2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया? 5/2 मीटर। हमें वेलोसिटी निकालनी थी ना, अब अब अगला, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। बुलेट का मास 10 ग्राम में। अब यहां केयरफुल रहना है, मास ग्राम में दिया हुआ है, यूनिट टैक्साई सिस्टम है। तो हमें पहले इनकी साथ साथ यूनिट्स भी एसआई में कन्वर्ट करनी पड़ेंगे। स्ट्राइक्स स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, तो क्या होगा? वुडन ब्लॉक में बुलेट जाकर स्ट्राइक करेगी और थोड़ी देर उसमें घुसेगी और फिर रुक जाएगी, ऐसे ही होगा। कम्स टू रेस्ट इन 0.3 सेकंड। तो हमको निकालना है कि ब्लॉक के अंदर वो कितना ट्रेवल की और फिर फोर्स कितनी लगी जिससे वो रुकी। तो फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वुड लगा रही है तभी तो रुकी। ओके, तो हम ये क्वेश्चन करने के लिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स है, तो बच्चों हम इसको किलोग्राम ऐसे यूनिट बनाएंगे तो 10/1000 kg, मतलब 1/100 kg। तो बाद में गलती होती है, यही ठीक कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, मतलब वो ऐसे यूनिट है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड। अब ये स्ट्राइक की, अच्छा जब वो स्ट्राइक की वुडन उसमें, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? यही है इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम यू से लिखते हैं, इसी से तो वुड पे टकराई ना जाके। तो इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड और रुक गई कितने में? 0.3 सेकंड बाद रुक गई। तो फाइनल वेलोसिटी
ऑफ बुलेट जो कि v है इक्वल्स टू रुक गई है 0, और टाइम कितने टाइम में रुकी है, टाइम टेकन टू चेंज दी वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुई ना फ्रॉम 150 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड, इसमें कितने टाइम में हुई है, 0.03 सेकेंड्स में, यही है ना। तो ओके, अब आपको क्या निकालना है, देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो हर फार्मूले में जो तीनों हैं सब में एक्सेलरेशन होता है। तो हम पहले डिस्टेंस निकालने से पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम है, वी नो v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू u कितना है 150 प्लस a निकालना है इनटू 0.03। तो इससे क्या आ गया, a इज इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाय 0.0। अब देखो एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में बुलेट है उसके ऑपोजिट, तभी तो वो रेस्ट में आएगी बॉडी। तो ये हो गया -150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.03 था तो 3 हो जाए, ये 50, तो ये आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बच्चों आया एक्सेलरेशन। आपको निकालना है डिस्टेंस, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब डिस्टेंस के लिए क्या है, s इज इक्वल टू यू, कुछ भी यूज कर सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर लो, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये करते हैं, चलो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u स्क्वायर कितना है 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -5000 इंटू s। तो आपका s क्या हो गया, s इज इक्वल टू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5000। तो ये तो समझ आ गया, आ जाएगा आप लोगों को, 2 0 चली गई, बाकी बचा 50, ये 10, ये 3, ये 2, ये 3, तो क्या आ गया 9/4, मतलब 2.25 मीटर्स, इतना वो पेनिट्रेट करेगी एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स निकालनी है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 1/100 kg, और एक्सेलरेशन हमारा कितना आया 5000 माइनस में 50 न्यूटन। तो ये 2 0 चली गई, तो ये आया -50 न्यूटन। तो माइनस साइन मीन्स हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन क्यों है, इज बिकॉज द फोर्स, because the force is acting opposite to the direction of motion। इसलिए कौन सी फोर्स है, जो फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, तो कौन सी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम
जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? अब ये क्वेश्चन करते हैं, कलर बदल लेता हूँ। ओके, एन ऑब्जेक्ट का मास 100 kg का ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और हमें पता है हम जितना भी लॉ ऑफ मोशन करते हैं, हमारा ये कंडीशन है कि हम जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं तीनों, सब में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज यूनिफॉर्म। हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के से रिलेटेड मोशन की स्टडी नहीं करते हैं। तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो तीन हमने स्टडी किए हैं, वो तीनों में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 kg, वेलोसिटी ओके। अब इसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है 5 से 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? ये आपको दिया नहीं होगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, आपको सोचना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो जो इनिशियल में जो पहले है 5 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? अब जो ऑब्जेक्ट जो v से लिखते हैं वो है 8 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में हुई है? 5 to 8 इन 6 सेकंड। टाइम इज 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अब आपको इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम निकालना M into U। मोमेंटम होगा एम यू, तो वो है एम में 100 और ये है 5, तो ये हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सर न्यूटन पर सेकंड नहीं लिख सकते क्या? मोमेंटम, मोमेंटम थोड़ी ना, मोमेंटम तो m इंटू वी है, और न्यूटन होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन कब लिखते हैं? न्यूटन हम लिखते हैं जब फोर्स के लिए। तो फोर्स क्या होता है? मोमेंटम तो होता है m इंटू वी, और फोर्स होती है m इंटू ए। तो ये a है ना, v नहीं है, तो फोर्स के लिए हम लिखते हैं न्यूटन। मोमेंटम के लिए तो यही लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर फोर्स में हो जाता है, तो वहां लिखते हैं न्यूटन। ओके, मोमेंटम में वेलोसिटी आती है, फोर्स में एक्सेलरेशन आता है। तो कैलकुलेट अ फाइनल मोमेंटम m इंटू फाइनल वेलोसिटी v, ये हो गया 100 इंटू 8, ये हो गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमेशा ख्याल करना न्यूटन मत लिख देना, मोमेंटम और फोर्स एक चीज नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स एक है। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था आपने? लॉ ऑफ मोशन में फोर्स क्या होती है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट वर्ड आ गया ना, रेट का मतलब है टाइम, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं, और चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फोर्स होती है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम।
ओके, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकल गया, और क्या निकालना है? आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स हमें क्या मालूम है? अब देखो, वही जो हमने क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ना, वो चीज आ गई। हमें निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होती है? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन v। तो मैं इसको लिख देता हूँ, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम। अच्छा, नीचे लिखता हूँ, इसको लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है? 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 6। तो ये कितना हो गया? 800 माइनस 300 500, अपॉन 6, 300 अपॉन 6, तो ये 50 न्यूटन। न्यूटन। तो ये आ गया। अब न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं। अब ये आप जो है चेंज ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हो, या आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। फिर फोर्स इज इक्वल टू दूसरा मेथड अगर करना चाहो, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मैं बताता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसी से ही करना है। ये दूसरे मेथड से, तो ये आपका, ये मान लिया हमने ए मेथड से किया, ये हम बी मेथड से करते हैं। हमें मालूम है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब हमें पास मास तो है, पर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और टाइम भी है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है? v 800 है, u 500 है, प्लस a, और टाइम कितना लगा है? 6 सेकंड, है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 800 माइनस 500 बाई 6, ये हो गया सॉरी, ये वेलोसिटी मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, मोमेंटम लिख दिया। वेलोसिटी कितनी है? 8 है ना ये ऊपर। तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 6। तो यहाँ से a क्या आ गया? a इंटू 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, या और a इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू एम में, और मास कितना था? 100 kg, है ना। तो 100 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया? 50 न्यूटन। वही आंसर आ गया जो ये है, जो ये। ठीक है, कैसे भी निकाल लो, दोनों चीजें एक ही है। चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल के करो, चाहे मास इंटू एक्सेलरेशन करो, सब एक ही है। अगर ध्यान से समझोगे तो दोनों चीजें एक ही हैं। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक हैमर है, मास 500 ग्राम का, मूविंग एट 50। तो हैमर का मास ऑफ हैमर 500 ग्राम है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोगों को ये सोचना है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब चीजें यही तो यूज होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो यही सोचना है कौन सी चीज हमको दी हुई है और कौन सी नहीं दी हुई। तो मास ऑफ हैमर इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब देखो, ये 500 ग्राम है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ हैमर 50 मीटर
पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में, ये तो SI यूनिट है, ये नहीं है, तो इसको भी हम SI में बता देंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000 kg, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, 1/2 kg लिख दिया। हमें सिंपल रखना है ताकि हमसे मिस्टेक ना हो जाए। फाइनल मैंने उस दिन बोला था, जब फाइनल जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, बाकी हम बीच में छोड़ सकते हैं सिंपल करके। अच्छा, अब वो हैमर जो है आपने चलाया और नेल के ऊपर हिट किया, तो नेल क्या होगी, नेल दीवार के अंदर जाएगी। तो द नेल स्टॉप द हैमर इन, तो आपने जैसे ही टकराया तो नेल हैमर क्या, उसका हैमर तो रुक जाएगा ना, और बाकी नेल आगे जाएगी। तो नेल, अब हैमर स्टॉप हो गया, हैमर क्या हो गया, स्टॉप्ड। हैमर स्टॉप्ड का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर क्या हो गई, अब उसने फाइनल वेलोसिटी दी नहीं है, अब आपको सोचना है हैमर रुक गया है, इनिशियल वेलोसिटी हैमर की दी हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर ये आपको अब सोचना है, इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि 0 है, 0 के साथ यूनिट का कोई मीनिंग होता नहीं। ओके, और कितने टाइम में, 0.01 सेकंड में स्टॉप हुई है ना। 0 कितने टाइम में आई है, इन टाइम दिस। अब आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल, तो किस फोर्स से हैमर ने नेल को हिट किया, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा फोर्स के लिए। वी नो m इंटू ए, मास ऑफ हैमर तो दी है, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें मालूम है v इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 50 प्लस a इंटू टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, a इंटू 0.01 इज इक्वल टू -50। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -50 अपॉन 0.01, डेसिमल हटेगा तो 100 आ जाएगा, तो ये हो गया -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया, है ना। इससे ये एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इन द जिस डायरेक्शन में हैमर मूव कर रहा है उधर, या उसके ऑपोजिट। अच्छा अभी बताता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास कितना है 1/2 kg इंटू एक्सेलरेशन, ये है -5000 दिस, तो ये हो गया माइनस 250 5000 न्यूटन। डिवाइडेड बाय 2, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो गया इक्वल्स टू -2500 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, किधर लग रहा है, इट इज एक्टिंग, फोर्स जो एक्सेलरेशन, इसने हैमर ने तो नेल को हिट किया और हैमर रुक गया, तो नेल ने किधर लगाया फोर्स, जो हैमर रुका, आपने ऐसे हिट किया और फिर कोई चीज रुक गई, तो इसका मतलब कोई फोर्स ऑपोजिट लग रही है ना, तभी तो रुका वो। बॉल, कोई गाड़ी चल रही है, उसको आपको रोकना है, तो कैसे रोक, तुम्हारा कोई फ्रेंड आ रहा है साइकिल से, है ना, तुमने वो मूव कर रहा है, अब आपने जो है उसको कैसे रोकोगे वो रुक जाए, तो आप आगे से जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट फोर्स लगाओगे, या पीछे से उसको पकड़ोगे, पीछे से उसको पकड़ोगे ताकि वो आगे ना जाए, ऐसे ही करते हो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोकते हैं। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स किधर लगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये फोर्स जो है, फोर्स इज एक्टिंग, माइनस साइन भी है, इसका मीनिंग भी यही होता है, इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन opposite to the
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द हैमर, जिस डायरेक्शन में हैमर मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नेल ने जो फोर्स लगाई, या इसको मैं ऐसे भी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स थोड़ा जगह बना लूं, फोर्स एक्टेड by the nail in the direction opposite to the direction of motion of the hammer. Okay, so अब बच्चों ये वाला एक क्वेश्चन बचा। अब नेक्स्ट है ए मोटर कार ऑफ मास, अब तो ये क्वेश्चन और करते हैं। ये तो उसका क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg है, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर। अब देखो वेलोसिटी भी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ऐसे ही सिस्टम में नहीं है। हमारा तो ऐसे ही में वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो हम यहीं पे जो जो होगा चेंज करेंगे। तो मास ऑफ मोटर कार क्या है, मास ऑफ मोटर कार इज इक्वल टू 1200 kg। तो ये तो ऐसे ही सिस्टम में है, मास केजी में ही होता है। वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब कि पहले उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, तो उसमें कुछ भी फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं लग रही। अब बाद में क्या होता है, इट्स वेलोसिटी स्लो, बाद में उसकी वेलोसिटी 18 हो जाती है इन 4 सेकंड। मतलब बाद में कोई फोर्स लगती है और वो बाद में कोई फोर्स लग के वो 18 किलोमीटर पर हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों 90 इंटू किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर और आर की जगह पे 3600 25 मीटर पर सेकेंड। वो जीरो चला गया, 9 4 आ गया, तो ये आ गया 100/4 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। हमेशा केयरफुल रहना है, यहीं के यहीं चेंज करनी है यूनिट, सब एक जैसी कर लेनी है। कई बार बच्चे सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में तो गलत हो जाएगा, भूल जाओगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार वो है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम बदल देंगे, 18 इंटू 1000 मीटर, ये किलोमीटर हो गया, आवर्स को 3600 सेकेंड्स, तो 2 जीरो चली गई, 18 2 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गई। और ये कितनी देर में हो रहा है, 25 फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी हुई है, कितने टाइम में हुई है, इन टाइम 4 सेकंड्स में हुई है ना। तो ये बच्चों ऊपर है, ओके 4 सेकंड्स में हुई है। कोई फोर्स लगी एक्सटर्नल और उससे हो गया कैलकुलेट। देखो तुम एक बार पूछ रहे थे ना अनबैलेंस फोर्स से जो है गाड़ी, तुमने एक बार किसने पूछा था अनबैलेंस फोर्स से वो गाड़ी रुकती है या नहीं रुकती है। देखो यहाँ अनबैलेंस फोर्स लगी है एक्सटर्नल फोर्स, उससे उसकी वेलोसिटी कम की है। तो अनबैलेंस फोर्स से
बॉडी मूव भी करती है और अनबैलेंस फोर्स से बॉडी को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमको v मालूम है, तो इसकी जगह पे v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 प्लस a इंटू टाइम 4, तो हम इसको लिख सकते हैं और 4a इज इक्वल टू 5 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 20 और a इज इक्वल टू माइनस 20/4 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। और चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी निकालना है। चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या है, हमको मालूम है क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू m इंटू यू माइनस, तो ये हो गया नहीं, पहले इनिशियल मोमेंटम, तो 1200 इसका वेट है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, ठीक है, तो ये आ गया 0 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, मास तो वही है मोटर कार का 1200 kg इंटू वेलोसिटी 5 है, तो ये आ गया 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना हमारा 6000 और ये है 30,000, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि बॉल वो मोटर कार रुक रही है, स्टॉप हो रही है ना, तो उसका मोमेंटम कम हो रहा है। पहले ज्यादा था मोमेंटम, बाद में जब रुकेगी तो मोमेंटम कम होगा। और कितनी फोर्स लगी इसको, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स लगी इसको वेलोसिटी को कम करने में, तो कितनी लगी, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है माइनस 2400 और ये कितने टाइम में हुआ है 4 सेकंड्स में, तो ये हो गया माइनस 6000 न्यूटन। तो चाहे ऐसे निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम से निकाल लो, या एक तो ये तरीका है, दूसरा आपके पास एक्सेलरेशन है ही है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास कितना है 1200 और ए यहाँ पर कितना है -5, है ना, ये कितने एक्सेलरेशन आपने निकाला था ऊपर, ये एक्सेलरेशन निकला हुआ है, ये रहा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी आंसर वही आएगा -6000 न्यूटन। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर इज सेम। तो बच्चों ये तो हो गया इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है, जो इससे पहले हमने मोशन का चैप्टर पढ़ा था कुछ उसके कर लेंगे, है ना, और फिर देखेंगे, पहले ये 3 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो हो चैट में किसने कुछ, अच्छा ओके, तो आप लोग पढ़ते रहो और कुछ भी प्रॉब्लम हो अपना लिखो। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक वो मैंने आपको क्वेश्चन वो बताया था, मैंने
स्टडी कॉर्नर में लिखा था, किसी ने नहीं अब तक रिप्लाई दिया। चलो आज मैं बता ही देता हूँ। लगता है आप लोगों को समझ नहीं आया डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालना है। सर मेरे को सर आंसर पता है सर, लेकिन सर उस पर टाइप करने नहीं आया। अच्छा चलो, डेंसिटी ऑफ अर्थ टाइप करना तो नॉर्मल है। उसको टाइप नहीं कर सकते ना, तो तुम एक काम करो, अगर कोई आंसर होता है ना तो उसको कागज पे कर लो, उसकी फोटो खींच के और अटैच कर दो। उसमें अटैचमेंट का प्रोविजन है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था। उसमें उसको अटैच कर दो अटैचमेंट में, ये मेरा ओके आंसर सर। इस अटैचमेंट में है, फोटो खींच के अटैच कर दो। ठीक है, तो ओके डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो बच्चों डेंसिटी का क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर टाइप करना नहीं आता, नहीं कर पाते हो, तो आप उसको फोटो खींच के भेज दिया करो, कोई बात नहीं। तो मास ऑफ मतलब, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगी? डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ हम यूज करेंगे, और वॉल्यूम, तो मास ऑफ अर्थ बताओ किसी 6 को। इंटू 10 की पावर 24। ओके, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है। अच्छा बच्चों, वैसे तो अर्थ मैंने उस दिन भी बोला था परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पर हम जो है अपने इसके लिए हम क्या मानेंगे? वी विल एज्यूम अर्थ, शेप ऑफ अर्थ क्या? एज्यूमिंग स्फीयर। शेप ऑफ अर्थ इज स्फीयर। तो हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या रेडियस होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 लिख सकता है, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ बताओ। 6 इंटू 10 की पावर 6। 6 इंटू 10⁻6 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 22 88 डिवाइडेड बाई 21 हो गया। 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 216 इंटू 2216। 18। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आपको निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 88 है ना, 88/21। ये वैल्यू किस में, इसमें लगाएंगे ना, तो 88 इंटू 216 इंटू 10⁻18। तो ये क्या आ गया बच्चों? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 216 इंटू 10⁻18, और ये 21 ये किधर ऊपर चला जाएगा, इंटू 21, ऐसे ही होगा ना। तो इसको जब कैलकुलेट करो, देखो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करते हैं। तो 6 को, ये 6 जो है 216 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो ये आ गया 36। तो आपका क्या आ गया? ये 21, 36 और 21 चला जाएगा। हाँ ये भी चला जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, और ये 21 की जगह पे क्या आएगा? 7। 7। 21 को काटोगे 7 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 7/88 इंटू 12 इंटू 10⁻18, और ऊपर 10⁻24 है।
तो ये 18 को भी मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो ये हो गया 7 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 88 × 12, है ना। तो इसको अब आप आगे कैलकुलेट करो तो क्या आता है, करना कैलकुलेटर। ओके, 7 डिवाइडेड बाय, तो ये कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर। तो ये आ गया 7 के साथ कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो मैं 6 जीरो भी लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग गई, डिवाइडेड बाय 88, पहले 88 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आएगा उसको 22 से कर, उसको सॉरी उसको 12 से करते हैं, सर 12 से करते हैं। तो अब ये आ गया 6628 समथिंग, है ना, और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एग्जैक्ट डेंसिटी नहीं है, एग्जैक्ट डेंसिटी तो क्योंकि अर्थ का स्फीयर नहीं है, वो परफेक्ट हमने तो स्फीयर माना है, तो एग्जैक्ट डेंसिटी कुछ 5000 समथिंग होती है शायद। तो ये एक तरीका है करने का, और बाकी आपको मालूम ही है परफेक्ट क्या है, हमने एक क्वेश्चन किया भी था कि अर्थ ऐसे इलिप्टिकल होती है ना, ये पोल पे और इक्वेटर पे हमने किया था ना, जी कहाँ ज्यादा यस होता है, सर, यस सर। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन इस चैप्टर के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मंडे को, नेक्स्ट चैप्टर नहीं मतलब न्यूमेरिकल्स। चलो फिर, ओके बाय, पढ़ते रहो। थैंक यू सर।